नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम पहल में। और पहल के इस कड़ी में हम पहुंचे हैं पर्यावरण संरक्षण की तरफ। पर्यावरण जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे जंगल जुड़े हैं, शहर भी जुड़े हैं, गांव भी जुड़े हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ श्री विनय कृष्ण मिश्र जी हमारे साथ में हैं, जो पूर्व आईएफएस अधिकारी हैं। फॉरेस्ट में रहते हुए इन्होंने बहुत सारी अपनी ऐसे सेवाएं दी हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार काम आएगी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक मुझे लगता है कि जैसे आज की जो चर्चा है, वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि ठीक है, जो हुआ उससे आपसे मोटिवेशन लेते हुए लोग कैसे मतलब इस समाज के बारे में सोचें कि जो पर्यावरण है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आप पर्यावरण में कैसे इंटरेस्ट आया आपका, कि कैसे आप आईएफएस अधिकारी ही बने? बहुत सारी आईएएस क्यों नहीं बने आप? आईएफएस क्यों बने? क्या इंटरेस्ट था? कोई लगाव था या बस वो सर्विस मिल गई इसलिए जॉइन कर लिया? ये ऐसा है कि मेरा स्टेट सर्विस में पीसीएस में भी हुआ था, स्टेट सर्विस में। लेकिन एक घटना जैसे हर आदमी के पीछे एक घटना होती है या कुछ संस्कारी हमारे परिवार से मिलते हैं, तो उसको देखते हुए मैं एक संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि इसके पीछे मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो एक डॉक्टर थे ज़रूर। उन्होंने 2 घटनाएँ हुई। एक तो उन्होंने पेड़ एक लगाया था फैज़ाबाद शहर में अपने क्लिनिक के सामने 1947 में। तो उस समय पेड़ लगाना के लिए कोई संस्था नहीं होती थी, खुद ही लोग लगाते थे और बचाते थे। और उसको बचाने की उन्होंने बताया कि भाई नीम का पेड़ है, इसको कैसे हमने बचाया, जिससे लोग दतून वाले तोड़ के ना ले जाएँ या चराई ना हो। तो उसको हम बचपन में सुनते थे, छोटे से थे जब हम 10-12 साल के थे मतलब। तो मुझे लगा कि ये पेड़ कितना इम्पोर्टेंट है। बाद में हमने उस पेड़ को बढ़ते हुए देखा, आज भी वो पेड़ जो है, मौजूद है। और पिताजी तो नहीं रहे, वो 92 की एज में चले गए, लेकिन उस पेड़ को आज भी हम देखते हैं तो वो एक जीवित निशानी उनकी है। 100 साल हो जाएँगे 20 साल बाद। पेड़ को 80 साल का पेड़ उस है, पेड़ को 100 नीम साल का हो पेड़ जाएँगे। है। 20-80 साल का हो गया इस साल। तो वो देखते हुए मुझे लगा कि कितना इम्पोर्टेंट है, तो मन में बैठ गया बाल मन में नंबर। दूसरी एक घटना मुझे याद है कि हम लोग छोटे थे, 1972 के आस-पास की बात है। तब हमको ना वाइल्ड लाइफ एक्ट पता था, ना कुछ। 12-13 साल के थे, हाई स्कूल भी नहीं, 8th पास किया होगा। तो एक हम लोग के क्षेत्र में एक कोई माफिया टाइप था, अब तो नहीं रहा, वो नाम नहीं ले सकता मैं। उसने टिकरी जंगल था फैज़ाबाद के पास। टिकरी गोंडा, जंगल। अब अयोध्या है के उत्तर में है और बहुत घना जंगल था। मैंने तब नहीं देखा था, बाद में फॉरेस्ट सर्विस में आने के बाद गोंडा तैनाती के दौरान में टिकरी रुका भी, देखा है मैंने। टिकरी से एक टाइगर मार के लाया था वो, लंबा टाइगर। उसने अपनी गाड़ी पे रख के पूरे शहर में इधर-उधर प्रदर्शन कराया, हम लोगों ने भी देखा। लंबा टाइगर था, पूँछ से और नाक तक उसे नापते थे तो 10-12 फुट का होता था, पूँछ के एंड से। तो तब हम लोग ने तमाशा देखा कि भई ये लाए हैं और शेर मारा गया। हम शिकार लोग को करके पता लाए भी हैं। नहीं था कि वाइल्ड लाइफ एक्ट आ चुका है 72 में। उसी साल की घटना है, उसके बाद की। तो मन में एक पिताजी ने भी डाला कि ये गलत है, जो जंगल के जानवर है ये हमारे लिए उस समय इकोसिस्टम का उतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये है कि टॉप पे रहता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा आगे जाके इकोसिस्टम बॉटनी, ज़ूलॉजी में, तब समझ आया कि साहब ये तो हेड है इकोसिस्टम का, ये रहेगा तो जंगल रहेगा। तो धीरे-धीरे वो चीज़ें, ज़ूलॉजी का स्टूडेंट होने के कारण फिर बॉटनी में एमएससी करा। तो वो सब देखते-देखते लगा कि ये चीज़ ऐसी है कि इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। बचाना बचाना चाहिए। पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, दोनों चीज़, बचाना और बढ़ाना दोनों पड़ेगा। हुँ। तो इसको देखते हुए मन में एक चीज़ बैठी थी। तो जब सर्विसेज़ की बात आई तो हमने यूपीपीएससी दिया आगे, तो हमारा दोनों में हुआ। लेकिन फ़ादर के पास जो लोग आते थे, 1-2 लोग ऐसे थे जो कि इस बिज़नेस में थे, लेकिन नाराज़ होके कि साहब इसमें पेड़ काटना पड़ता है। वो उन्होंने ज्वेलरी की शॉप खोल रही थी, काफ़ी बड़े ज्वेलर हैं वो। वो पहले यही काम करते थे। उन्होंने बताया कि साहब ये सर्विस में आपके जैसे लोगों को जाना चाहिए जो कि लोग इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। हुँ। तो फ़ादर ने कहा नहीं, तुम ये जॉइन करो, क्योंकि इस अदर सर्विसेज़ में तो केवल फाइल पीटनी होगी, इसमें तुम कुछ कर सकते हो जाके। तो और डिफरेंट भी रहेगा, अभी तक परिवार में कोई है नहीं, तो मैंने फिर फॉरेस्ट सर्विस ऑप्ट की उनके उनके आदेश पे और उनके निर्देश पे, और मैं आज मानता हूँ कि उनका एकदम सही निर्देश था। हुँ। बहुत अच्छा सर। जी, एक कहीं न कहीं अपने पिता से जो है जी, प्रेरणा मिलती है, वो जी, आपने उन्हीं से लिया है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगर देखा जाए वर्तमान में, मतलब करंट में, भारत के सामने और उत्तर प्रदेश के सामने किस तरह की चुनौती है, वन और पर्यावरण दोनों बातों को लेकर के? किस तरह की चुनौती आपको दिख रही है? देखिए सबसे बड़ी चीज़, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़मीन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। डाटा ना भी दें तो सब जानते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे, अच्छा, जनसंख्या ज़्यादा और ज़मीन कम है। तो नेचुरल है कि खेती की ज़मीन के साथ जंगल की ज़मीन भी कम है वहाँ पर, लिमिटेड है, जो है
वही है बस। तो अब आपको अगर अपने लिए पेड़ बढ़ाने हैं, चाहे अर्बन एरिया हो, अब बाद में अर्बन एरिया पे भी हम आएँगे, चाहे रिज़र्व फॉरेस्ट बढ़ाना हो, तो आपको उसके लिए ज़मीन बढ़ानी पड़ेगी। पहले आपको देखना पड़ेगा साहब हमारे पास ज़मीन इतनी है, इसको हम बढ़ाएँगे तभी तो जंगल बढ़ेगा। आप उसी जंगल को तो एनरिच नहीं कर सकते। जंगल बनाने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताऊँ। कोई भी जगह आपको जंगल बनाना, उसको आप चारों ओर से घेर के एनरिच कर दीजिए, वो जंगल अपने आप उगाएगा। जंगल अपने आप ही उगता था पहले। जब जनसंख्या नहीं थी, 19वीं सदी के जंगल पहले में कोई पेड़ लगाने नहीं जंगल में जाता कोई था। पेड़ लगाने नहीं जाता था, अपने आप बीज गिरते थे। तो जंगल बनाना कोई कठिन नहीं है, वो तो आप घेर दीजिए। लेकिन जंगल प्लांटेशन बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ज़मीन नहीं है। ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ के लिए तो आप दे सकते हैं, फैक्ट्री के लिए दे देंगे, घर बनाने को दे देंगे, सड़क बनाने को तत्काल हो जाएगी, लेकिन कभी पॉलिसी के तौर पे ये नहीं देखा गया साहब जंगल के लिए हमें ज़मीन बढ़ानी है। तो पहली चीज़ तो ये है, ये पूरे मेरे आपसे वार्ता के दौरान यही एक थ्रस्ट है, जिसको आप जब भी आएँगे तो इस पे आपको आना पड़ेगा। मतलब ये ज़मीन पहले जब ज़मीन बढ़ाइए जंगल के लिए, तब जंगल बढ़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो मतलब इस पर एक तरीके से अगर प्रदेश सरकार इस पे थोड़ा सजग हो जाए, अपने सेवा के दौरान भी आपने वैसा महसूस किया है। चलिए ये बात पहुँचती है। अब जैसे जंगल को लेकर के किसकी ज़्यादा भूमिका है? ग्रामीण लोगों की ज़्यादा भूमिका है या खाली सरकार की भूमिका है या दोनों की भूमिका है नहीं, किस पॉइंट ऑफ से जंगल को बचाने में या बचाने की? देखिए जंगल को आपने 2 बचाने बातें कही ना, एक तो बचाना, दूसरे बढ़ाना। दोनों में जो है वो किस तरह की भूमिका है? देखिए 2 तरह या की शहर है। वालों की बिल्कुल नहीं है? नहीं, शहर वालों की भूमिका सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि टूरिज़्म के लिए वही जाते हैं। हाँ। कोई छोटा आदमी, गाँव का आदमी आपके दुधवा या हुँ, किसी रिज़र्व फॉरेस्ट में जो कि प्रोटेक्टेड होना चाहिए पूरी तरह हुँ, से, उसमें कोई ऐसा आदमी नहीं जाएगा जो कि गाँव का हो। हम ही लोग जो है जाते हैं, हमारे ही शहर के लोग जाते हैं जो कि हज़ारों रुपया खर्च करके वहाँ नाइट हॉल्ट करते हैं और पिकनिक टाइप का मना के आते हैं। आप देखती हैं कि किस तरह एक शेर के पीछे 25-25 जिप्सी खड़ी रहती है। हुँ। तो भूमिका इनकी भी है। इनको सोचना पड़ेगा कि साहब हम जंगल को जंगल रहने दें। अब तीसरा जो सवाल ये है कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, कि वाइल्ड लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट मानव जीवन को लेकर के है, वन्य जीव और मानव, इसका कॉन्फ्लिक्ट ये आपको कैसा लगता है? नहीं, इसमें देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि 1972 एक्ट आने के बाद प्रोटेक्शन किया गया वाइल्ड लाइफ का, हुँ, जिसकी वजह से वो बची और उनकी वृद्धि हुई, हुँ, जनसंख्या वृद्धि हुई। हुँ, अब वही बात है, जैसे आपका शहर जब बढ़ता है, जनसंख्या होती है, तो आप क्या करते हैं? आप एक कॉलोनी इंदिरा नगर बसा देते हैं 80 के दशक में, फिर आप गोमती नगर बसा देते हैं, फिर आप एक्सटेंशन कर देते हैं। तो आप क्या करते हैं? उसके लिए ज़मीन एक्वायर करते हैं, तभी तो बसाते हैं लोगों को। हुँ। अच्छा, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी ज़मीन लिमिटेड है, वही बात आ गई फिर। तो वो जाएँगे कहाँ? वो बाहर निकलेंगे। अच्छा, जितनी भी ज़्यादातर जो बसाहट है वो पुराने जंगलों को ही बसाहट कर लिया गया है। तो हाँ, यहाँ भी वही पॉइंट आता है, जैसे शहर को बढ़ाने के लिए आप ज़मीन बढ़ाते हो, तो जंगल आप बढ़ाओगे नहीं फ्रिंजेस पे, तो कैसे हो जाएँगे? समस्या बढ़ेगी। तो कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं है, जानवर ऐसी चीज़ है कि अगर आ जाता है तो पहले लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि साहब हल्ला मचा के उसे परेशान ना करें। उसको एक रास्ता मिल जाएगा, वो अपने आप वापस चला जाएगा अपनी हैबिटेट में। हुँ। कुछ नई टेक्नोलॉजी जैसे कि आपने अभी कुछ दिन पहले तक अपनी सेवाएँ दी हैं। हुँ, तो जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे जीआईएस मैपिंग के अलावा हुँ। और भी जो नई टेक्नोलॉजी हैं जिनको लेकर के रिमोट सेंसिंग जैसे आपने बात किया, तो उन या वो या उसके अलावा अभी कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको बचाने में अपना योगदान दे सकती हैं या बढ़ाने में भी? किस पहले तो पॉइंट मैपिंग ऑफ करेंगे आप हाँ, ना, हाँ, जैसे क्या हाँ। कहते हैं, तो कौन-सी नई टेक्नोलॉजी है जिनको और अडॉप्ट करें? मतलब मैं आपके थ्रू चाहता हूँ कुछ ऐसा मैसेज जाए जिसको लोग सुनें, देखें, तो कुछ अडॉप्ट करने की कोशिश करें कि क्या और हो सकता है जो मिस हो गया, हुँ। जो आपके बाद के लोग भी जो है, जो फॉरेस्ट अफ़सर्स हैं, सरकार है, वो उस पे कदम उठाएँ। ये देखिए पहली चीज़ तो ये कि हर आदमी को एक पेड़ से जोड़ना पड़ेगा। हुँ, हम लोग क्या करते हैं कि साहब पेड़ लगाओ, एक नारा देते हैं, पेड़ लगते हैं, लोग लगाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं 10 लोग एक पेड़ के साथ और चले आते हैं। हुँ, लेकिन किसी ने बढ़ते हुए पेड़ को अडॉप्ट नहीं किया आज तक। आप किसी से ये ना कहिए अब नए लोगों से कि आप पेड़ लगाओ, आप कहो भैया तुम एक पेड़ अडॉप्ट कर लो, चाहे जंगल में करो, चाहे कहीं करो, और उसके उसकी साथ हम सेवा आपका करो। जियो टैगिंग आपकी कर देंगे, आपकी फ़ोटो खींच देंगे, जियो टैगिंग करके आपको एक कार्ड दे देंगे कि आप वृक्ष मित्र हैं इसके। हुँ, 1 आदमी भी हो सकता है, 4 आदमी भी हो सकते हैं। हुँ, कहीं आप पानी डालने के लिए आप कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आस आपके घर के आस-पास है, शहरी आदमी भी कर सकता है। मेरे घर के हुँ, पास मैंने अभी 10 पेड़ लगाए, और मेरे पास एक आदमी ठेले वाला, उसने कहा साहब पानी हम इसमें डाल दिया करने, हमने कहा बड़ी खुशी की बात है, तुम इसमें पानी डाल दो। हुँ, बाल्टी वो खुशी-खुशी उनको अच्छा लगता है लोगों को।
तो अच्छा, हमने आपने अपनी तरफ से हाँ, कुछ वृक्ष मित्र बनाए? हाँ, हाँ, हम लोग जहाँ पोस्टेड रहते थे, तो हम लोग ये करते थे, कि जैसे नए बाईपास बने, जैसे सुल्तानपुर में हम लोग जब पोस्टेड थे, तो बाईपास बना, तो हम लोगों ने उसका प्लांटेशन कराया। हुँ, तो जो हुँ, रिलेटेड गाँव वाले थे, उनको बुला के उनसे पेड़ लगवाते भी थे, पानी भी डलवाते थे, भई आप भी हाथ लगाइए। हुँ, और हुँ, वहीं एक लिस्ट बना लेते थे, हुँ, कौन-कौन आदमी तैयार है स्वेच्छा से। हुँ। और हम लोग ने वृक्षमित्र बनाए और वृक्षमित्र का सर्टिफ़िकेट भी बाद में लोगों को दिया। पेड़ हमने कहा जब बढ़ जाएगा 4-5 हाँ, साल ताकि बाद, इंटरेस्ट आए तो लोगों आपको में। एक सर्टिफ़िकेट हम देंगे कि आप वृक्षमित्र हैं, आपने इस पेड़ को बचाया। तो अब हुँ, तो टेक्नोलॉजी इतनी, हम लोग के समय में जियो टैगिंग थी नहीं, हाँ। मोबाइल स्मार्टफ़ोन्स थे नहीं। आजकल सब कुछ है, आप चाहें तो तुरंत आदमी को वृक्षमित्र बनाइए, उसके साथ फ़ोटो डालिए, उसका फ़ॉर्म भरवाइए, हुँ, वो आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। बहुत फिर वो बढ़िया। आपसे जुड़ा रहेगा। तो अब जब तक आप जनता को जोड़ेंगे नहीं, और टेक्नोलॉजी का उपयोग यहीं कर सकते हैं आप हुँ। जोड़ने के लिए। अच्छा, रिमोट सेंसिंग से कैसे जोड़ते हैं इसको? अब रिमोट सेंसिंग से जंगल की क्वालिटी मेंटेन करना या इसको देखिए, देखना या चेक करना। ये हम लोग काफ़ी पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, रिमोट सेंसिंग डाटा कुछ लाभ मिला है इससे? बहुत लाभ मिला है इससे। रिमोट सेंसिंग डाटा से आप देखिए, आप जंगल की क्वालिटी भी देख सकते हैं। उसमें ऐसा होता है कि कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं। जब रिमोट हुँ, सेंसिंग आप डाटा प्रोसेस करते हैं, तो हुँ, उससे आप प्रजातियाँ भी देख सकते हैं, कौन-कौन सी प्रजाति आगे बढ़ रही है। हुँ, हुँ, घने जंगल की बात कर हुँ, रहा हूँ, जो रिज़र्व फॉरेस्ट है। हुँ। और आप पूरा मॉनिटर कर सकते हैं कि इसकी पिछले 10 सालों में ग्रोथ कितनी हुई, कितना बढ़ा है, कितना घटा है, हाइट के भी ले सकते हैं इसमें आप। तो रिमोट सेंसिंग इज़ ए टेक्निक जो कि फॉरेस्ट में काफ़ी पहले से इस्तेमाल हो रही है, उसी की वजह से हम लोग आज प्लानिंग कर पा रहे हैं अच्छी। क्या बात है। प्लांटेशन की प्लानिंग भी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, 1995 की एक घटना है हुँ, जिसमें आपने गोंडा में हुँ, लगभग 22 वैगन ट्रेन को जो है सीज़ किया था। हुँ, हुँ, हुँ। तो काफ़ी चर्चा में आई थी। हाँ, तो इसके बारे में बताएँगे? इसमें ऐसा हुआ था कि मैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फ़ोर्स का इंचार्ज था गोंडा डिस्ट्रिक्ट का। हुँ, तो हम लोग को एक कंप्लेंट मिली कि साहब कर्नलगंज स्टेशन एक है, हुँ, वहाँ पे डिपो बना के दूसरी साइड में छिपा हुआ, और वहाँ से ट्रेन में लोड होके लकड़ी जाती है मेरठ, हुँ, और जाने वाली। हुँ, तो इंस्टेंटली हमारे पास चार ये वो गार्ड्स थे आर्मी के, एक्स आर्मी मैन, और एक वहाँ के लोकल एसडीओ साहब को लिए हमारे कोलीग थे, और हम लोग पहुँच गए वहाँ। हुँ। तो स्टेशन पे जब हम लोग सीज़ करने लगे, तो साहब वहाँ पर करीब 2-250 आदमी का जमावड़ा आ गया, जो कि उससे जुड़े हुए थे, उस लकड़ी के व्यवसाय से। हाँ, जो उससे जुड़े माफिया थे सब आ गए। और मैं तो युवा था, हाँ, तो मुझे तो थोड़ा वो लगा नहीं, मैं शुरू करूँगा ही फिर, बट मेरे दूसरे कोलीग थे, वो थोड़ा बुजुर्ग थे, रेंज ऑफिसर से प्रमोटेड थे, वो उन्होंने समझाया कि यार मिश्रा जी, इस समय निकल आओ। हम लोग वापस आए, लेकिन एक प्रण था हमारा कि इसको करना है काम को। हुँ, हम लोग सीधे गए अपना फैज़ाबाद में, हमारे कंज़र्वेटर राम लखन सिंह साहब, नाम सुना होगा आपने, बहुत अच्छे वाइल्ड लाइफ़र थे, और अब तो नहीं रहे अभी पिछले साल। हुँ, तो वो थे, उन्होंने कहा कि अगर इतने प्रतिबद्ध हो तो मैं अभी बात करता हूँ, और होम डिपार्टमेंट से बात करके मुझे 24 घंटे में पीएसी दिलवा दी एक प्लाटून में। क्या बात है। और फिर उसके बाद वो सीज़र प्लाटून के अंतर्गत हुआ, हम लोग ने 1 महीना सीज़र किया उसका। और आप सोचिए कि 20 वैगन तो सीज़ की, उसके अलावा आप सोचिए सैकड़ों ट्रक लकड़ी सीज़ की गई, जो कि महीनों तक ढुलती रही। वन विभाग ने सीज़ किया, इतनी बड़ी लकड़ी, 1 करोड़ का उस समय सीज़र था, लगभग अरे! अराउंड 1 करोड़ की लकड़ी रही होगी बाद में। इतना सीज़र इतना बड़ा हुआ था। तो उस मंडी को उसको करने से ये फ़ायदा हुआ कि बाद में इल्लीगल जो ढुलान था, हुँ, वो बंद हो गया। तो गोंडा के माफियाओं ने आप पे अटैक नहीं किया? नहीं, अटैक मेरे पास 2 बार हुआ 2 है। बार हुआ 2 है। बार हुआ हमने कहा है। गोंडा में कैसे बच 2 गए बार आप? हुआ, 2 बार हुआ। जब तक मैं हुँ, इसमें था तब तक नहीं हुआ हुँ, उतना। हाँ। लेकिन जब मैं बाद में 6 महीने के लिए सब डिविज़नल ऑफ़िसर हुआ, तो गार्ड्स हमसे हट गए थे। हाँ, तो एक बार हमको बलरामपुर से आते में, बलरामपुर एसडीओ था, गोंडा तक आते में हमको चेज़ किया गया था हाँ। विद राइफ़ल एंड ऑल। तो इटिया तोप थाने में मेरे मेरे अर्दली नहीं कहा, साहब दौड़ाइए गाड़ी में, मारुति 800 चला रहा था अपनी। अच्छा, आप खुद ही चलाए? दौड़ के हम लोग थाने में गए, फिर वहाँ से वो सब लौट गए 2 चक्कर लगा के। एक अच्छा। तो ये मारने का प्रयास, स्पष्ट गाड़ी हमारे सामने खड़ी करके हाँ, मारने का था। दूसरा एक बार हमारे साथ और हुआ था, पॉइज़निंग की गई थी, तो उसमें हमारा गार्ड मर गया था, फॉरेस्ट गार्ड। अरे! पॉइज़निंग किया गया क्योंकि था? मैं बाहर का कुछ खाते-पीते नहीं थे, ऐज़ ए हाँ, फॉरेस्ट ऑफिसर हम लोग अपना पानी और सब लेके चलते थे काम में। हाँ, तो हम बैठे, और वो बेचारा कहीं बाहर गया हुआ था, हाँ। तो लोकल वॉचर्स होते हैं, उनके माध्यम से ये किया गया था। तो वो हम चले आए, तो गार्ड ने पी लिया वो शरबत जो रखा गया था। ओह! लक्ष्मण, मुझे भूलता नहीं वो प्रकरण। उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग जूनियर ऑफिसर थे, भई कितने दिन अपनी जान बचाते। लेकिन वो माफिया ही मर गया बाद में, जिसने प्लानिंग की थी। 2022 में चंबल में भी एक कहानी थी कि जिसमें आपने 122 ट्रक जो है वो चंबल के रोके थे। हाँ, चंबल सैंड की हम लोग ने सीज़ हाँ, किया था। तो वहाँ के डाकुओं ने नहीं आपको कुछ किया? नहीं, डाकुओं का मतलब वहाँ नहीं होता है, वो बाहर एरिया था आगरा का, हाँ, और उसमें बड़े ठेकेदार पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे सब। हाँ, तो वहाँ भी हुआ कि हमारे सीनियर ऑफिसर आए लखनऊ से जाँच करने,
और जब वो जांच करने आए तो उनको पता नहीं था वहाँ क्या है। तो जब वो अकेले चले गए, मतलब सीनियर ऑफिसर थे मोहम्मद अहसन साहब, तो उनके साथ मिस हैंडलिंग हुई उस दिन। गाड़ी रोक के उनके बालू फेंकना, जो भी करना होता है, तो फिर प्रेस्टीज इशू बना। और सेम चीज़ वही हुई कि मैं, पीके मिश्रा साहब उस समय एसपी थे आगरा के, और हम लोग ने अपनी घटना बताई। हमने कहा साहब ये बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करेंगे हम लोग, कुछ भी होना चाहिए। अच्छा। उसमें भी फुल प्लाटून पीएसी हमको दी गई। क्या बात बिना प्लाटून पीएसी के हम नहीं कर सकते। ये हम जानते हैं कि है। ये पी मतलब समझना चाहिए पीएससी कि को पीएससी को ही फॉरेस्ट ज़रूरत अफसर पड़ती है आपको। 4 आदमी के साथ कुछ नहीं कर सकता। ये मैं हाँ। स्पष्ट कहूँगा आपसे आज हुँ, भी। ये होती थी उस समय की स्थितियाँ। हुँ। फिर वो सीज़ हुआ, सीज़र चला, सारा सीज़ करके माफियाज़ को हम लोगों ने डाउन कर दिया। अभी परसों-नरसों मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने फिर हुँ, कुछ निकला है पेपर में, डायरेक्शन है कि हुँ। वहाँ चंबल में रोका जाए। मैं देख रहा हूँ इतने साल बाद भी, 25 साल बाद भी वही स्थिति है। असल में अब तो बालू भी सुप्रीम वही है, पानी भी नहीं, वही है, सुप्रीम कोर्ट ने जंगल भी कहा वही है, तो सीसीटीवी कहाँ कैमरे जाएगा आदमी? लगाइए आप, क्योंकि हमारे ज़माने में तो सीसीटीवी कैमरे होते नहीं थे कि आप हर हाँ, साइड पे लगा दें कहीं हाँ, मोड़ पे। और ना स्मार्टफ़ोन होते थे, 2001 हाँ। की बात है। अब तो मैपिंग कर अब तो सकते हैं, कर कितनी सकते गाड़ियाँ हैं। निकल रही हैं, क्या हो रही हैं, सब हो सकता है। हुँ, खैर, ये एक चीज़ है, जैसे आपने बात किया था कि वर्ल्ड वाइड कुछ जगहों का डेटा जो भारत से कंपेयर करें, तो हुँ, प्रति व्यक्ति पेड़ हुँ। ऑक्सीजन के लिए ज़रूरत होती है, क्योंकि आप कंज़र्वेटर रहे हैं। तो नहीं अब देखिए, आप एक उसके जो बारे में बताइए कि अलग-अलग देशों से कंपेयर करते हुए नहीं हमारे वो भी भारत में क्या स्थिति है, प्रदेश में क्या जी, स्थिति है? वो ऐसा है कि जैसे आपने पूछा तो इसमें भी जनसंख्या वाला ही फैक्टर आता है हुँ, साथ में, कि एक स्टडी हुई है कि एक आदमी को अपने जीवन में जितना कार्बन हम यूज़ करते हैं, केवल हुँ, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, हर तरह से। जैसे आपने अपने घर में लाइट्स चला रखी हैं हुँ, और भी काम कर रहे हैं, कोई भी आप एसी चल रहा है, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी कार्बन खर्च हो रहा है हुँ, तमाम जगहों पे। हुँ, तो टोटल कार्बन जितना आप यूज़ करते हैं उसके लिए आप प्रति व्यक्ति 730 पेड़ का एक मानक निकाला है साइंटिस्ट ने, जो होना चाहिए पूरी हुँ, दुनिया का। हुँ, हुँ। तो उसके हिसाब से कनाडा में तो करीब 8,000 से 9,000 के बीच है प्रति व्यक्ति, क्योंकि कनाडा फैला हुआ है, दूर-दूर लोग वहाँ रहते हैं, एरिया कम खुला हुआ है। और कम लोग हैं, बड़े हाँ, एरिया में कम लोग हैं, हुँ, आबादी बहुत कम है एक हिसाब आबादी से, कम है उनकी। डेंसिटी। और 2 नंबर पे आपका रशा आता है, ये भी करीब 4-5 हज़ार पेड़ के आस-पास आता प्रति व्यक्ति है। 4-5 हज़ार पेड़। रशा भी फैला हुआ है इंडिया बड़े। में सर क्या स्थिति है? इंडिया में तो देखिए 28 पेड़ हैं 28 पेड़। ओवरऑल। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जैसा डेटा है। उत्तर प्रदेश का अलग से तो नहीं लिया, लेकिन लगभग यही 20 15-20 पेड़, 10-12 पेड़ होंगे हाँ, मुश्किल से। अर्बन में तो और भी कम हो जाता होगा? अर्बन में तो आप लखनऊ में आज बैठे हैं, तो हुँ, आपके नाम एक पेड़ भी नहीं है। मतलब प्रति व्यक्ति शायद 1 पेड़ तो नहीं है, हाँ, 1 पेड़ पे 5 आदमी 6 आदमी होंगे। ओह! 0.20 तो ये तो बहुत कम है। पॉइंट ये तो मतलब हमें फ्यूचर के लिए सावधान होना चाहिए। नहीं, हाँ, इसलिए होना चाहिए क्योंकि अर्बन एरिया में पर पर्सन 8 पेड़ होना चाहिए केवल ऑक्सीजन के लिए। ये जितना बहुत आप ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, साँस ले रहे हैं, हाँ, 1 आदमी पे 8 पेड़ होना चाहिए, ये मानक है। वो भी पेड़ कैसे हों? केवल हैं, पूरा नीम ग्रोन पेड़ हो, फुल ग्रोन ग्रोन पेड़। पेड़ हो, मतलब हाँ, ये गमले के पेड़ नहीं आपके माने जाएँगे। हाँ। थोड़ा बहुत तो असर बहुत हल्का-सा डालेंगे, लेकिन इसका उपयोग नहीं कि एक आपने मान लिया एक हो गया ये। उसके तो नीम, पीपल, नीम, बरगद, पीपल, बरगद, पाकड़ वगैरह जैसे लगे हैं। आम के पेड़। आम लगेगा और भी जो जो मतलब ट्री स्पीशीज़ है, जी, पेड़ है जी, जी, वास्तव जी। में, जो गाँव में हमारे हुआ करते थे। आपने 24 घंटे में करीबन जो है 5 करोड़ पेड़ लगाए गए थे पूरे प्रदेश में, जी, जी। जिसमें से जो है 22,42,000 पेड़ आपने सबसे 24 हाईएस्ट घंटे में लगाए थे। हाईएस्ट लगाया था उन्नाव डिवीज़न में, हाँ, डीएफओ था मैं। तो जी। उसके बारे में बताएँगे कुछ संक्षेप में? उसके बारे में तो देखिए दैट वो एक रिकॉर्ड था, प्लानिंग बहुत अच्छी थी कैसे उस प्लानिंग किया था इतने 1 पेड़ साल की? पहले पूरे विभाग में एक हमारे मिशन डायरेक्टर बनाए गए हुँ, और हम लोग ने सारे जिलों में, स्पेशली हमारे जिले में भी, सभी जिलों में हुँ, हम लोग ने पहले मैपिंग की कहाँ-कहाँ पेड़ लगना है। हुँ, रिजर्व फॉरेस्ट की बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, छोटे भी किए, लेकिन उसको हम लोग ने एक रिमोट सेंसिंग डाटा से वो बनाया, पॉलीगॉन, हुँ। एरियल मैप को सुपर इम्पोज़ करके। पॉलीगॉन से एरिया देखा कि इस एरिया में इतने लगने हैं, फिर उसका फिज़िकल वेरिफ़िकेशन किया गया। स्पॉट क्रॉस चेक हाँ, किए। इस उसके बाद हम लोग ने हर स्पॉट को एक प्लांटेशन मैनेजमेंट सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ था विभाग में, उसमें डाला गया हुँ, और उसके हिसाब से पेड़ों का उगान हम लोग का मतलब 1.5 साल पहले ही शुरू हो गया था। नर्सरी 1 साल पहले शुरू हो जाती है हाँ, जी, और जी। पुराने पेड़ जो होते हैं उनको भी रोटेट करके हम बड़े पेड़ जहाँ लगने होते हैं 2-3 साल, 4 साल के, वो भी रहते हैं पहले से, हुँ, तो नर्सरी डेवलपमेंट शुरू कर दिया गया। उसके लिए एक नर्सरी मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, दोनों हुँ, कनेक्टेड हुँ, रहे हुँ, और उसकी मॉनिटरिंग स्टेट लेवल तक होती रही। आप सोचिए कि पॉलीगॉन इतने बना के पहली बार प्लांटेशन हुआ है इस साल। ये पॉलीगॉन्स हुए और उस पॉलीगॉन के हिसाब से प्लांटेशन हुआ। प्लांटेशन करने के लिए हमने, ये नहीं कि हमने कर लिया आपने देखा नहीं, उसमें बाकायदा एक आपका ऑब्जर्वर
और एक आपका मॉनिटरिंग के लिए और गिनीज बुक का आदमी, 2 आदमी तैनात किए गए जो 4 घंटे की ड्यूटी करते थे। जैसे मान लीजिए सुबह 8 बजे से अगले सुबह 8 बजे तक करना है 24 हुँ। घंटे, तो हर 4-4 घंटे के लिए पहले से वो इलेक्शन मोड ये में पहली बार हुआ था? तैनात कर दिया। हाँ, पहली बार हुआ। पहली बार हुआ था। ये अचीवमेंट है। पहली बार और आखिरी बार भी। अच्छा, उसके बाद नहीं हुआ? इस मेथड से नहीं हुआ। मतलब इतनी अच्छी मॉनिटरिंग नहीं अच्छा, हुई। 2015 में आपने एक शेरनी को 9 महीने तक हाँ, रखा था, बच संरक्षित करके फिर वो अपने रास्ते से हाँ। चली गई। वो क्या कहानी थी? ये ऐसा है कि उन्नाव में मैं पोस्टेड था, हुँ, तो एक दिन हम लोग को खबर ये लगी कि साहब सिकंदरपुर एक गाँव है जो कि गंगा से थोड़ा पहले ही पड़ता है। हुँ, तो वहाँ पर एक कोई तेंदुआ या कोई इस तरह का वो आया हुआ है प्राणी, जो छोटा-सा झुरमुट गाँव का होता है ना, जैसे जंगल टाइप का, उस हुँ, बाई चांस वहाँ था। हुँ, तो हम लोग ने कहा क्या देखें, जाके तुरंत उसके पगमार्क्स लिए गए और पगमार्क्स की जाँच के लिए हम लोग उसका इम्प्रिंट लेके आए लखनऊ ज़ू। हुँ, और लखनऊ शाम को उन्होंने देखा, बोले तो टाइगर का है। हम लोग हुँ, होश उड़ गए, हम लोग सोचे तेंदुआ आया होगा जैसे और जगह तेंदुआ आता। टाइगर कभी वहाँ रिपोर्टेड ही नहीं पिछले कई सौ सालों में, क्योंकि ना जंगल था वहाँ, ऊसर एरिया था और ना कोई ऐसी हैबिटेट थी कि जहाँ टाइगर कभी रहा हो। उन्नाव ऐसी जगह नहीं है। विश्वास नहीं हुआ हम लोग को। फिर हम लोग ने तुरंत अपनी वाइल्ड लाइफ टीम को एक्टिवेट किया, ज़ू से लोग लाए, फिर हम लोग ने उसी जुर्मुट में अगले दिन कैमरे हुँ, लगा दिए। हुँ, किसी तरीके से कम लोगों को लेके गए, ज़्यादा भीड़ होती तो फिर दिक्कत होती, जो नाइट विजन होता है। अगले दिन के कैमरे रिकॉर्डिंग में टाइग्रेस दिख गई। आश्चर्य की बात कि उस टाइग्रेस के गुजर कैमरे के सामने गुजरने के 15 मिनट पहले तक वहाँ बच्चे खेल रहे थे, अंधेरा होने के जस्ट कोई पहले। डैमेज नहीं किया, इतनी हम लोग को ये तो अंदाज़ हो गया कि ये बिल्कुल अहिंसक है और बहुत वो है। हिंसक नहीं है। फिर इतना छोटा झुरमुट था हुँ, कि वो हुँ, उसको हुँ, छोड़ के फिर वो एकदम आगे चली गई गंगा किनारे। हुँ, गंगा किनारे आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी घास होती है, सरपत और वो सब होती है, तो गाँव भी थे, 14 गाँव थे और बीच में घास का भी था और तराई जैसा माहौल मिल गया, तो उसमें वो चली गई। थोड़ा हम लोगों ने चैन की साँस ली, लेकिन ये हुआ कि गाँव तो हैं ही 14, तो हम लोगों ने एक मॉनिटरिंग सिस्टम ये रखा कि साहब इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने एक नया सिस्टम रखा कि हमारा स्टाफ तो रहेगा ही, वो कहाँ-कहाँ देखेगा। हमने हर गाँव के चौकीदार के नंबर ले लिए, डीएम से बात करके, हर गाँव हुँ, के चौकीदार के नंबर लिए, सबकी मीटिंग बुलाई और सबको कंट्रोल रूम का नंबर दे दिया। तो आप जहाँ दिखे इसके बारे में बता दीजिए। तो गाँव के चौकीदारों का पहली बार मैंने उपयोग देखा कि कैसे अब फॉरेस्ट में हम लोग कर पाए। बहुत बढ़िया। बहुत मतलब वो लोग भूल गए कि गाँव में चौकीदार भी होते थे, क्यों? आप लोग को याद है कि नहीं? वो बिल्ला लगाए पहले होते थे, तो उनका हमने उपयोग तो किया। फिर ये चली गई तो फिर? इसको हम मॉनिटरिंग करते रहे 9 महीना और इसने सोचिए किसी को टच नहीं किया। एक आदमी का एक शायद गाय मरी थी बस, वो भी हुँ, भूखी रही होगी, वरना वो नीलगाय खाती थी वाइल्ड में हुँ, और वो खाती थी जंगली सुअर। और 2 महीने बाद किसान खुश हो गए हमसे, क्यों? उनके यहाँ नीलगाय का चरान बंद हो गया। अच्छा। कहे साहब ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ये आ गई है, इसके आने से वो पूजा ना कर बैठाने आ रहे थे, इसकी तो पूजा उस करने लगे ऐसा भी थे। हुआ कि अभी खाना भी देना पड़ा आपको उसको? हाँ, 1 बार, 2 बार। 1-2 बार द एक बार दिया है। देना पड़ा है। एक हाँ, बार तो ऐसा जगह उसने किल किया था कि वो ग्रीन पार्क, उस पार ग्रीन पार्क दिख रहा है, इस पार हाँ, मतलब अगर मीडिया के हिसाब से देखा है तो मीडिया ने थोड़ा हाईलाइट किया था, लेकिन हम लोगों ने फिर मीटिंग करके समझाया कि भाई इसको छेड़ो नहीं, क्यों ज़्यादा वो करें, वो हाँ, अपने रास्ते चली जाएगी। और वास्तव में हुआ भी कि 9 महीने बाद उसने अपना सेम रूट पकड़ा, नहर के हाँ। किनारे से गई और फिर गोमती जहाँ मिली, फिर वो लोकेट हुई। लोग पकड़ने पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, आपने पकड़ने पे फ़ोकस नहीं नहीं, किया। पकड़ने पे फ़ोकस नहीं किया क्योंकि उसने किसी को डैमेज नहीं किया था। हुँ, और ये भी एक सक्सेस स्टोरी रही। हाँ, ये मतलब ऐसी चीज़ें जो कि मैंने मेरी चलिए, सर्विस में पहली बहुत बार। सारी नई-नई बातें पता लगी, जो हुँ, फ़ॉरेस्ट में ज़्यादातर इससे जो अफ़सर हैं, वो अगर कहीं जानवर दिख गया तो ज़्यादातर पकड़ने पे ही फ़ोकस हाँ। करते हैं। अच्छा, ये जो अभी पर्यावरण संरक्षण की हम लोगों ने इतनी सारी बातें करी कि प्रति व्यक्ति कितने पेड़ होने चाहिए, किस तरह से पेड़ों को लगाएँ, जंगल को कैसे हुँ, बचाएँ, हुँ। शहर को और कैसे सुरक्षित और संरक्षित करें। तो उसके लिए आप जो यूथ है, युवाओं को अपने भाषा में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग के समय में आपको याद होगा एनएसएस वगैरह होता था हुँ। और एनएसएस कई तो सर आज भी है। हाँ, कई चीज़ें ऐसी हम लोग एक्टिव रहते थे। एनसीसी में भी हम लोग को कैंप्स लगते थे, जंगलों में जाते थे लोग। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों के कैंप्स होने चाहिए, छोटे-छोटे हुँ, हों और उनको जब तक आप जंगल ले नहीं जाएँगे और पूरी चीज़ बैठ के इत्मीनान से नहीं समझाएँगे, क्लासरूम में उतनी चीज़ें नहीं समझ आती। जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, हम लोग ने भी ऐसे ही सीखा है। हुँ, ट्रेनिंग में हम लोग की 2 साल की ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग में हम लोग पूरे ऑल इंडिया टूर अलग-अलग तरह के जंगल देखते थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देखते थे, तो हम लोग को समझ आया चीज़ें वहीं से। तो ये एक तरीका है कि आप इस तरह से शिक्षा को पर्यावरण से जोड़ने के लिए करें। मैं जहाँ रहा हूँ, जैसे हम लोग उन्नाव में जब हम थे, तो हम सेंचुरी हमारे अंडर में तो नहीं थी ये, लेकिन चूँकि मैं डीएफओ था, मैं कई स्कूल के बच्चों को इनवाइट करता था कि बच्चों को लाओ और उनका टिकट फ्री करो। हुँ, जैसे यहाँ ज़ू में किया था। तो उनको गाइड से कहते थे इनको समझाओ भी भाई कौन चिड़िया क्या है और चिड़िया के क्या फ़ायदे हैं यहाँ होने से। सही है। इकोसिस्टम के बारे में बच्चों को बताना पड़ेगा।
तभी आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी जब वो एक ऐसी जानकारी। तो अभी हम बात कर रहे थे श्री विनय कृष्ण मिश्र जी से, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, जंगल को बचाने को लेकर के, जंगल के जानवरों को बचाने को लेकर के कई बार मुहिम छेड़ी है और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जिनको प्रकृति से प्रेम है, और वैसे प्रकृति से प्रेम सभी को होना चाहिए। तो अगले एपिसोड में हम और भी नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।